अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ हैदराबाद में मौजूद हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं जमील अहमद सोलंकी साहब, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान, एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है हमारे साथ। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑन करें ताकि हर नई मालूमात आप तक पहुँचती रहे। जमील साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा जमील साहब, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है राइस, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अच्छा खासा राइस लगता है और फार्मरों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। तो आज हम आपसे ये सीखेंगे कि एक फार्मर जो बहुत सारी मेहनत भी करता है और दिल से लगन से काम भी करता है, लेकिन वो पैदावार हासिल नहीं कर सकता जो उसको पैदावार मिलनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ा हमें आप गाइड करें, ये राइस की सोइंग के साथ आखिर तक हार्वेस्टिंग तक हमें बताएं कि राइस किस तरह सोइंग होती है, पाकिस्तान में कितनी राइस लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए हमें क्या क्या उपाय लेने पड़ेंगे। शुक्रिया आरिफ जनान साहब, आपने अच्छा मौका फराहम किया, क्योंकि पाकिस्तान का ये एक इम्पॉर्टेंट फसल है जिससे हम काफ़ी ज़र मुबादला हम लेते हैं। असल में पाकिस्तान राइस जो है ना ये एक्सपोर्ट करता है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, जिसमें कोर्स वैराइटीज़ भी हैं और फाइन राइस भी है। जो कोर्स वैराइटीज़ एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान वो अफ्रीकन कंट्रीज़ होती है, चाइना एंड जो है ना अपना बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये राइस एक्सपोर्ट होता है। जो फाइन एक्सपोर्ट होता है वो अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है। हम राइस की टेक्नोलॉजी के बाद आते हैं, क्योंकि असल में सबसे पहले तो हमने ओवरऑल सिनेरियो देखना है कि ये फसल कैसा है। पाकिस्तान इस वक्त जो एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान राइस, वो दुनिया में कोई 8वें नंबर पे एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें से 8.2 मिलियन टन्स का डेटा आ रहा है, जिसमें 3.15 मिलियन हेक्टर्स जो आ रहे हैं वो टोटल जो है राइस होती है इसमें पूरे पाकिस्तान में, जिसमें 11.7% रेशो है ओवरऑल क्रॉप्स का। अगर हम यील्ड की बात करें तो 3.6 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर की एवरेज ऑन एवरेज अगर 5 साल की निकालें तो ये प्रोडक्शन राइस की आ रही है, जो कि बहुत ही कम है। अब हमें मज़ीद ज़रूरत है इसको कैसे बेहतर करें, क्योंकि इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें कवर होंगी। अच्छा जमील साहब, ये हमें बताते चलें कि इसके लिए मौसम कैसी होनी चाहिए और सॉइल कैसी होनी चाहिए, और सॉइल तैयार करने का किस तरह हम उसको अच्छे तरीके से सॉइल को तैयार कर सकते हैं, नर्सरी कैसे लगाएं और आगे फसल किस तरह ट्रांसप्लांट करें, इसमें बेसल डोज क्या रहेगा, पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र यूजेज आप हमें गाइड करें। देखें, सबसे पहले तो हम मौसम से शुरू करेंगे। राइस के लिए जो सूटेबल मौसम है जिसमें टेम्परेचर्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड बीज की उगाव से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अच्छा उगाव मुमकिन है। अगर 40 से ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया ऑन एवरेज दिन और आज को मिला के, तो वो टेम्परेचर मुतासर होगा, फिर जर्मिनेशन मुतासर होती है, उसमें से जो न्यू डेवलप एम्ब्रियो होता है वो काफ़ी डैमेज हो जाता है ज़्यादा हीट की वजह से। तो वो उसमें से मौसम का बड़ा रोल है, ये टेम्परेचर चाहिए। पंजाब के लिए अब हम बात करें तो मई वहाँ के लिए सूटेबल है, जिसमें से लाहौर, मुल्तान और काफ़ी बाकी एरियाज़ आ जाते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल एरिया पंजाब के आ जाते हैं। अगर हम सिंध की बात करें तो यहाँ से एक्चुअली जो सीज़न है वो 15 मई से जून एंड पूरा महीना है लोअर सिंध का। अगर हम अपर सिंध की बात करें तो वहाँ से जो बेहतरीन इस हवा मौसम के हवाले से है कि फार्मर कोशिश करें कि 1 जुलाई को इस साल लगाएं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने जो स्विंग की थी वो 20 जून को नर्सरी लगाई थी, जो कि उसमें से भी काफ़ी वैराइटीज़ ने बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन उसमें भी कुछ परसेंटेज जो है ना वो स्टेलिटी किया गई थी। तो मेरा ये मशवरा है कि या तो बिल्कुल एंड जून में चले जाएं या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में चले जाएं, तो वो अच्छा है, फार्मर के लिए सेफ़ साइड होगा। ताकि आमूमन जो भी राइस की वैराइटीज़ हैं उसने ज़्यादा से ज़्यादा 60 डेज़ में फ्लावरिंग स्टार्ट करनी है, या 63 डेज़ से जाके सितंबर अपना 70 डेज़ तक उसने फ्लावरिंग कंप्लीट करनी होती है। अगर हम अगस्त में लगाएंगे तो अगस्त पूरा महीना और अपना जुलाई पूरा महीना और अगस्त पूरा महीना, ये 60 डेज़ हो गए। देन आगे सितंबर के कुछ दिन वो चले जाएंगे, तो फ्लावरिंग का जो टाइम है वो आगे निकलता जाएगा, तो वो हमें थोड़ा सा सेफ साइड रहेगा टेम्परेचर के हवाले से। अब हम आते हैं ज़मीन पे। देखें, राइस के लिए जो ज़मीन है वो आप सबको पता है कि राइस जो है वो वाटर लविंग प्लांट है, तो ऐसी ज़मीन का इंतखाब करें जिसमें से पानी कम से कम नीचे ना चला जाए, या जिसमें पौधा अगर हम लगाएं तो उसमें जो है ना पौधा होल्ड करने की सलाह है। तो ऐसा ना हो कि पौधा लगाएं और वो फिर ऊपर जो है ना वो तैरता रहे पानी में।
तो उसमें जो है ना वो पौधे का और ज़मीन का आपस में एक जो है ना उसका एक लगाव होना चाहिए, जिसमें पौधा लगे तो वो कांटेक्ट होना चाहिए उसमें से। काफ़ी ज़मीन ऐसी हैं जिसमें लगाते हैं और निकल जाता है, तो वो ज़मीन, बाकी ज़मीन की जो तैयारी है वो आप लेज़र लगाएं, कोशिश करें, क्योंकि लेवल की ज़मीन की बेहतर होगी तो आपकी प्रोडक्शन अच्छी जाएगी, आपका जो एकरेज अपना पानी का जो है ना एकरेज होगा वो पूरा होगा, तो वो बेहतर है उसमें से। तो लेज़र का होना लाजमी है। ज़मीन आप ऐसी तैयार करें कि आप जाएं तो वहाँ से पैर जो है ना आपके पाँव वो बनते जाएं, तो ये ज़मीन की बेहतर तैयारी है। जितने क्लट साइज़ छोटे होंगे उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी। राइस देखें एक शैलो रूट प्लांट्स है, टैप रूट सिस्टम नहीं है इसमें। जैसे कॉटन है, जैसे सनफ्लावर है, वो उनकी जड़ जो है ना सीधी नीचे जाती है। तो राइस का जो है वो फाइब्रस रूट सिस्टम है, तो वो फैल जाता है। तो उसको जो ज़मीन चाहिए वो बिल्कुल नरम और भरभरी ज़मीन चाहिए। हम अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो राइस को एक बोरी DAP 50 kg की, अगर हम DAP की बात करें तो वो भी एक बोरी चाहिए। जितनी पोटाश चाहिए उतनी ही DAP चाहिए, यानी 23 kg की बात करें तो 23 kg में। और ह्यूमिक एसिड वो 8 kg, पोटाशियम ह्यूमिक एसिड कोशिश करेंगे इस्तेमाल कीजिए, वो 8 kg पर एकड़ के हिसाब से। ये बेसल डोज़ है। बेसल डोज़ बेसिकली ऐसा समझ लें कि ये ज़मीन का फर्टिलाइज़र है, ये जाके पौधे को आगे लगना है। फार्मर्स काफ़ी कोशिश करते हैं कि ये बाद में लगाते हैं, जब फर्टिलाइज़र बाद में लगेगा तो जो है ना फसल इसको कब अपटेक करेगा। तो कुदरत का असूल भी यही है कि जो चीज़ देखें इंसान दुनिया में आता है तो सबसे पहले उसकी खुराक जो है ना वो अवेलेबल होती है, तो आप पौधों के लिए भी खुराक पहले से अवेलेबल रखें। अच्छा जमीर साहब, आप नर्सरी के बारे में थोड़ा हमें गाइड करें। नर्सरी को किस तरह हम लगा सकते हैं और नर्सरी को लगाने के बाद उससे मैनेज किस तरह कर सकते हैं? देखें, मेरी ये हकीर सी नॉलेज के मुताबिक जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैं जानता हूँ, तो वो मैं एक आपको अच्छा गाइड कर सकता हूँ कि नर्सरी देखें, नर्सरी ही सब टेक्नोलॉजी है। नर्सरी को आप अच्छा मैनेज करेंगे तो पैदावार में आप खातिर खा इजाफा देख सकते हैं। नर्सरी की टेक्नोलॉजी ही बेसिकली एक क्रॉप टेक्नोलॉजी है मेरे हिसाब से। तो नर्सरी एक फार्मर सूखा बीज लगाता है, एक भिगो के बीज लगाता है। सूखा बीज तो चलो सूखा बीज लगा लिया, वो काफ़ी फार्मर्स लगा लेते हैं उसी टाइम पे। मेरा ये मानना है कि बीज को पहले सोकिंग करें। आप बीज को 24 घंटे भिगोएं। आप ऐसा करें, शाम के टाइम पे 5 बजे आप भिगोते हैं तो सुबह आप 5 बजे यानी कि अगले दिन शाम को 5 बजे आप इसको पानी से निकालें। यानी एक बोरी जो अपना ये जूट बैग है, आप प्लास्टिक में ना लगाएं तो अच्छा है, अगर लगा सकते हैं तो उसमें से फिर पानी वगैरह आसानी से चला जाए तो अच्छा है, ठीक है। तो उसमें से आप 24 घंटे इसको पानी कंडीशन में रखें जिसमें पानी में हो, तो उसके बाद निकाल के इसको फिर साए वाली जगह पे एक 12 घंटे के लिए आप रख दें। 5 बजे तक आप इसको अगले दिन यानी 24 घंटे का प्रोसेस हो गया। उसके बाद आप इसको निकालेंगे, पानी से निकाल के अभी बीज बोरी में ही बंद हो, उसके ऊपर पराली डाल के उसको ढक दें, ढाँप दें उसको, तो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी दे दें ताकि पराली भले भीगी हो जाए। यानी इसको थोड़ा सा एयर टाइट कर दें, यानी इसकी जो है ना अंदर थोड़ा सा बीज भले हीट ले ले, तो बीज जर्मिनेशन हो जाएगा इजीली 36 आवर्स में, 36 घंटों में, 36 से 38 घंटों में बीज इजीली जर्मिनेशन हो जाएगा। अगर बीज जो है ना वो जर्मिनेट किया हुआ बीज आप लगाएंगे तो वो बेहतर जर्मिनेशन होगा और बीज अपना पानी ले चुका होगा और मुकम्मल एक ही स्टेज आपको मिलेगी नर्सरी में। अगर सूखा लगाएंगे तो जिसको जब जो है मॉइस्चर मिलेगा तो वो जब उगेगा, आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कुछ पौधा बड़ा होगा, कुछ पौधा छोटा होगा, कुछ बीज ऐसे पड़े होंगे, कुछ के छोटे से कुंडे निकले होंगे, वो जल जाते हैं, तो ये फार्मर का लॉस है। इसमें से बीज की औसतन एवरेज भी कम निकलती है, जो कि एकरेज के आगे जाके बीज कम बढ़ जाता है। अच्छा जमीर साहब, थोड़ा ये हमें गाइड कीजिएगा कि बाद औक़ात ग्रोअर्स जो हमारे हैं वो स्टोरेज, उनके पास जो पानी होता है तो उनमें ही बीज भिगोते हैं, आया उसमें भिगोना सही है या जो नहरी पानी आता है उसमें रखें, या जो ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा पानी इसके लिए बेस्ट रहेगा? बेहतर है कि खारा पानी ना हो, क्योंकि खारे पानी से जर्मिनेशन मुतासर होती है। मीठा पानी हो और फ्रेश वाटर हो तो अच्छा है। अगर ये बहता हुआ वाटर हो तो वो ठीक है, जो बहते हुए कैनाल हैं उसमें से पानी है वो तो फ्रेश होगा, उसमें से लगा लें। अगर वो बांध दें किसी चीज़ से तो बीज आपका 24 आवर्स किसी कैनाल में पड़ा रहे तो मसला नहीं है, वो फ्रेश ही होगा। अगर आप किसी टब में भिगोना चाह रहे हैं तो वो कोशिश करें कि 12 घंटे के बाद पानी आप निकालें, अगेन फ्रेश पानी डालें, क्योंकि वो पानी जो है ना वो ऊपर से ख़राब हो चुका होगा या उसमें से, क्योंकि चावल है ना, चावल फिर वो पानी लेता है तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं करते तो भी इतने बड़े मसाले नहीं हैं, लेकिन चेंज करें तो अच्छा है। वो यानी कि 12 घंटे के बाद आप पानी एक मरतबा चेंज करें। देखें, जो खड़ा पानी है, जो जैसे तालाबों का पानी है, वो कभी कभार वो ख़राब हो जाता है,
तो वो जर्मिनेशन के लिए इतना बेहतर नहीं होता। तो वो तालाब वाला पानी आप इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। अगर ख़राब है आप उसको चेक करें, अगर ख़राब नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। नर्सरी की बात करते चलें तो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट प्रैक्टिस चल रही होती है। कुछ फार्मर्स जो है ना वो 33 बाय 33 के एक बारी लगाते हैं, उसमें से 5 kg सीड लगाते हैं। कुछ एरियाज़ में जैसे गुलारची आ गया, या काफ़ी एरियाज़ हैं जिसमें फार्मर बड़े स्केल के फार्मर हैं, तो वो जो है ना वो फिर एकड़ के हिसाब से 200 kg पर एकड़ के हिसाब से बीट का जो है ना वो छटा कर सकते हैं। पर एकड़ जो सीड रिक्वायर्ड होगा वो 6 से 7 kg लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन आपकी पूरी हो जाएगी। जो वरना डिपेंड कर रहा होता है सीड की परसेंटेज पे, जर्मिनेशन परसेंटेज पे। जितनी अच्छी जर्मिनेशन परसेंटेज होगी तो सीड आपका उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा ना लगे, इतना 6 kg फिर इनफ होगा। अच्छा जमील साहब, ये अगर हम नर्सरी तैयार करते हैं तो कितने दिन के बाद हमें ट्रांसप्लांट करनी चाहिए नर्सरी को? देखें, नर्सरी आपकी 18 से 22 दिन तक बेहतरीन नर्सरी का टाइम है। 25 दिन तक आप ले जा सकते हैं इसको, 25 दिन तक। उसके बाद जो है ना नर्सरी फिर बूढ़ी हो जानी शुरू हो जाती है, लाने के आप जो है ना फिर आगे जैसे जैसे नर्सरी बूढ़ी होगी तो उसके रूट सिस्टम स्ट्रांग होगा, फिर प्लांट जो है ना वो ट्रांसप्लांटिंग शाख की तरफ चला जाएगा। आप इसको अगर उखेड़ेंगे तो जो है ना प्लांट की एक स्टेज चेंज हो जाती है, फिर वेजिटेटिव स्टेज में चला जाता है। अच्छा जमील साहब, अगर हम नर्सरी तैयार करते हैं तो उसके ऊपर तो कोई मर्ज़ वगैरह तो नहीं आता, या उस पर कोई ताकत का या न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर सकते हैं? एक्चुअली नर्सरी की मैनेजमेंट के लिए आप कोशिश करें कि इसको अच्छा मैनेज करें। डिजीज़ आ भी सकती हैं कभी कभार नहीं भी आ सकती, मौसम पे डिपेंड कर रहा होता है। यूजुअली कभी ऐसा नहीं देखा कि आप नर्सरी पे कोई इतना स्प्रे कर सकते हैं। बाकी आप वीडिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, वहाँ पे कोई जो है ना घास वगैरह हो सकता है वो आप स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा जमील साहब, हमें ये गाइड करें कि 1 एकड़ में हम कितने प्लांट जो है, प्लांट पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, और एक होल में हम कितने प्लांट जो लगा सकते हैं? सबसे पहले नर्सरी जैसे ही आपकी तैयार हो जाए तो आपने अगर खेत में अब नर्सरी मुंतकिल करने जा रहे हैं तो नर्सरी की जो मैनेजमेंट है वो मैं आपको बताता चलूँ कि नर्सरी का जो फर्टिलाइज़र है वो 1 से 1.5 kg यूरिया आप इसको डिफरेंट डोजेज़ में इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि 10 से 12 दिन की नर्सरी, उसके बाद फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करें। देन जो है ना वो फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा फर्टिलाइज़र आप देते चले जाएँ। ये 1.5 kg इनफ होता है 1 एकड़ के लिए फर्टिलाइज़र का। ये नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी। कुछ फार्मर DAP वगैरह देते हैं, वो भी ठीक है, आप दिया करें। बाकी कुछ न्यूट्रिएंट्स ह्यूमिक एसिड हैं वो भी दे सकते हैं आप। जितनी अच्छी नर्सरी आप तैयार करेंगे उतना अच्छा होगा। नर्सरी 4 से 6 पत्तों की नर्सरी हो तो आप इसको ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी है। आप इसको कोशिश करें कि 5-6 दिन पहले ही जब यूरिया का डोज आप पूरा कर लें इसका, या अगर नर्सरी जो है ना वो तैयार हो जाए तो यूरिया आप हरगिज़ अप्लाई ना करें। इस सूरत में ये होगा कि चूँकि छोटे प्लांट हैं, इनका जो जहाँ से ये ग्रोइंग पॉइंट होती है वो टूट जाती है। क्या करते हैं जो लेबर्स होते हैं वो अमूमन जो राइस निकालते हैं तो वो आधे में टूट जाती है, तो इसका बड़ा नुकसान होता है यूरिया का इस्तेमाल। तो वो आप कोशिश करें कि यूरिया थोड़ा सा पहले बंद कर दें ताकि प्लांट जो है ना वो एक किस्म का थोड़ा सा अपना जान ले ले। तो वो वहाँ से आप उखाड़ेंगे, जो फील्ड होगी जहाँ पे आप ट्रांसप्लांटिंग करेंगे वहाँ पे आप पानी कम से कम रखें। जो जितना पानी कम होगा प्लांट जो है ना वो सही जगह पे लगेगा। कोशिश करें कि 8 से 9 इंच के दरमियान या 7 से 8 इंच का आप रखें। कोशिश करें 8 से 9 इंच जो है ना वो आप फासला रखें। या आप स्क्वायर मीटर में आप अगर जाना चाहते हैं तो 1 स्क्वायर मीटर में 24 से लेकर 25 प्लांट्स ऑन एवरेज होने चाहिए, तो आपकी प्रोडक्शन वो सही होती है। 40-43 स्क्वायर मीटर होते हैं 1 एकड़ में। तो अगर प्लांट पॉपुलेशन की बात करें तो अगर आपके 24 या 25 आएंगे तो आपकी प्लांट पॉपुलेशन, अगर 24 आ रहे हैं तो आपकी प्लांट पॉपुलेशन हो जाएगी 94,000 आ जाएगी। अगर 25 प्लांट आ रहे हैं 1 स्क्वायर मीटर में तो इट मीन्स आपका 1 लाख पौधा आराम से हो जाता है। पर होल में 2 प्लांट्स कम से कम आप लगाएं। अच्छा जमील साहब, उसके जब ये ट्रांसप्लांट हो जाए नर्सरी तो उसके बाद यूरिया कब देना चाहिए, और वीडिसाइड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कब देनी चाहिए, जिंक कब देनी चाहिए, और उसके बाद जो हम दानेदार इस्तेमाल करते हैं कार्टेट हो गया? असल में जैसे ही राइस ट्रांसप्लांट होता है तो वो आप देख सकते हैं, अगर पौधे को उखाड़ेंगे नीचे से तो उसमें 3 से 4 दिन में उसकी जो नई जड़ें बननी शुरू हो जाती है। वैसे तो जड़ बनने का अमल जो है ना वो शुरू हो जाता है कोई 2 दिन के बाद ही, लेकिन तीसरे चौथे दिन में आपको नीचे से नई जड़ें मिलेंगी। इसका मतलब है प्लांट ने अभी स्टेबल करना शुरू हो चुका है। तो आप सबसे पहले तो ये बात करें, फर्टिलाइज़र पे हम बाद में आते हैं। जो गैप फिलिंग होती है कभी कभार कहीं पे जो है ना वो पौधे जल जाते हैं, तो जो गैप फिलिंग होगा वो भी आप इसको 7 दिन में मुकम्मल कर लें।
फर्टिलाइज़र का पहला डोज आप कोशिश करें कि 10 से 12 दिन में आप दे दें। अगर आप वहाँ पे मेरा एक मशवरा है कि आप जिंक चिलीटेट दे दें, वहाँ पे अच्छा है, क्योंकि फर्टिलाइज़र हमें डीएपी पहले दिया हुआ है, तो हो सकता है सल्फेट का और जिंक सल्फेट का आपस में, डीएपी का और जिंक सल्फेट का आपस में हो सकता है रिएक्शन हो और डीएपी का असर ज़ायल हो जाए। वो आप कोशिश करें जिंक चिलीटेट दे दें, और देन उसके बाद आधी बोरी यूरिया यहाँ से स्टार्ट कर लें। आप जो बाकी एक बोरी है वो आप 20 दिन के बाद इस्तेमाल करें, या आप इसको 25 दिन तक जो है ना वो लेके जा सकते हैं। फिर आधी बोरी 25 दिन में आप कोशिश करें मोनोमियापो इसके साथ इस्तेमाल करें। देन एक बोरी यूरिया मज़ीद जो है ना वो आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको स्प्लिट करना चाह रहे हैं तो आप फार्मर पे डिपेंड कर रहा होता है, 8-8 दिन में थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र दे रहा है तो डिपेंड कर रहा है फार्मर के ऊपर। 35 दिन तक आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड जो है ना इसके साथ आप मिक्स करके दे दें। एंड देन लास्ट जो फर्टिलाइज़र है कोशिश करें कि 3 बोरी यूरिया आप स्प्लिट में दे दें। वो डिपेंड कर रहा है फार्मर पे, सॉइल कंडीशंस पे, सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है कि ये मरहलावार आप दे सकते हैं। अच्छा, ये 3 बोरी जो आप टोटल कह रहे हैं, हम इसमें 15-15 दिन के गैप से हम दे सकते हैं? आराम से दे सकते हैं, जो कोई कैद नहीं है। ये जैसे मैंने बताया कि आप कोशिश करें भले 10 दिन से शुरू हो जाएं, थोड़ा करके आप इसको देते जाएं, लेकिन ये बात ज़हन नशीन कर लें कि 38 दिन से और 42 दिन तक पेनिकल इनिशिएशन हो जाती है यूजुअली, जो कि फार्मर को शायद मुश्किल से नज़र आए। पेनिकल का मतलब है छोटा सा फ्लावर लगना शुरू हो चुका हो, ठीक है, तो वो वहाँ से शुरू होता है। फार्मर को अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो छोटा सा 1 इंच का अगर आप देखना चाहते हैं तो वो कोई 45 या 46 दिन में, 45 दिन तक वो 1 इंच का आराम से फ्लावर हो जाता है। उसका आसान तरीका ये है कि आप नीचे से लेके ऊपर तक प्लांट को लेके जाएंगे। जो ऊपर वाला जो लीफ होगा उसको आप नीचे से उखाड़ेंगे, पौधे को नीचे से उखाड़ेंगे तो नीचे से 1-2 नोट्स बन चुके होंगी। उसको आप आराम से इसको लीव्स को निकाल दे जाएंगे, जो उसके पत्ते हैं उसको निकाल दे जाएंगे। ऊपर आपको एक छोटा सा फ्लावर नज़र आएगा। इट मीन्स जो है ना आपकी वेजिटेटिव स्टेज मुकम्मल हो चुकी है, यहाँ से फर्टिलाइज़र फिर आगे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए आखिर जो लास्ट वाला डोज़ है वो आप कोशिश करें कि 45 दिन से पहले कवर हो जाए। अच्छा जमील साहब, थोड़ा हमें ये भी गाइड करें, इसमें लीफ फोल्डर भी एक बीमारी आती है, तो उसके लिए हमें क्या उपाय लेना चाहिए, और जो इसके प्लांट हैं जो लीफ बस्ट हम जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए क्या जो पेस्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए? राइस के जो मेजर इंसेक्ट पेस्ट हैं वो एक लीफ फोल्डर है, एक स्टेम बोरर है। इसके लिए स्टेम बोरर के लिए तो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड है। बाकी आप अगर लीफ फोल्डर का अटैक देख सकते हैं तो वो राइस की हो सकता है कि तकरीबन कोई 35 दिन से आगे हो सकता है इसका हमला हो, क्योंकि ये हमला ज़्यादातर आगे फ्लैग लीफ पे होता है। ये अमूमन जो सीज़न होगा ये सितंबर का होगा या अक्टूबर का होगा, हो सकता है इससे पहले अगस्त का भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा होता है कभी कभार वेदर पे। क्लाउडी वेदर हो गई आपकी तो लीफ फोल्डर लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लीफ प्लांट हापर भी आजकल जो है ना वो इसका ज़्यादा अटैक होना शुरू हो गया। तो हापर का अटैक ज़्यादातर मेच्योरिटी पे होता है। वो भी आप देखें कहीं एकड़ में आपको जो है ना वो एक जहाँ पे राइस गिरी नज़र आएगी कि कहाँ पे गिर गई, इधर गिर गई, उधर गिर गई, तो जगह जगह पे वो गिर सकती है। तो वो आप नीचे देखेंगे तो उसकी जड़ें जो है ना वो हापर जो है ना ये बेसिकली जो वो सक करता है प्लांट के सेप को, तो वहाँ से वो फिर हापर का अटैक भी हो सकता है। अब आते हैं राइस डिजीज़ पे। राइस की डिजीज़ कुछ सालों से तो नहीं थी, पर अभी आस्ता से वो नज़र आ रही हैं। एक तो BLB है, दूसरा लूज स्मट आ रही है हमारे माहौल में। BLB आस्ता से वो बढ़ रही है आस्ता, जिसको टिप बर्निंग कहते हैं, या जो है ना वो लीफ रस्ट भी हो सकता है, या लीफ ब्लास्ट भी है, ब्लास्ट का भी अटैक है। लेकिन थोड़ा अभी ये डिपेंड कर रहा होता है कि माहौल पे, अगर आपका माहौल उसको सूट कर रहा है तो वो आ जाएगी डिजीज़, अदरवाइज़ फिर नहीं आ सकती। अच्छा जमील साहब, हमें थोड़ा ये गाइड करें कि एक हेल्दी प्लांट में कितने टिलर्स होने चाहिए? एक्चुअली अगर बाहर से गिनेंगे, जैसे फार्मर गिनते हैं किसी 35 टिलर हो गए, मेरे 50 टिलर हो गए, 60 टिलर हो गए, ऐसा नहीं है। 4 फुट के अंदर आप क्रॉप देखेंगे तो आपको डिफरेंट टिलर मिलेंगे। आपको 6 से लेके 12, 13 तक, 14 तक भी टिलर आपको मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि 4 फुट के अंदर क्रॉप एक्चुअल क्रॉप वो है। आप जब भी देखें तो 4 फुट के अंदर देखें, बाहर का नहीं देखें। बाहर का जो वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, हो सकता है ज़्यादा भी पौधे लग जाएँ, या वो कंट्रोल में क्रॉप नहीं होती, ज़्यादा अच्छी भी हो सकती है, वो माड़ी क्रॉप भी हो सकती है या ख़राब भी हो सकती है। अच्छा जमील साहब, एक राइस की जो क्रॉप है वो कितने दिन तक फ्लावरिंग स्टेज में आ जाती है? अमूमन हमारे पास जो हाइब्रिड्स हैं
वो मैंने आपको अर्ज़ किया कि वो 60 डेज़ से स्टार्ट होते हैं, कभी कभार 57 दिन से भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, जाके 68 डेज़ से हो सकता है कुछ 71 डेज़ तक फ्लावरिंग चलती है। लेकिन राइस की जो फ्लावरिंग है, जो जैसे बूर कहते हैं, वो 7 दिन का प्रोसेस है। 7 दिन तक ऊपर से लेके नीचे तक फ्लावरिंग चलता है टाइम, ये 7 दिन का प्रोसेस है टोटल। अच्छा जमील साहब, जब फ्लावरिंग आ जाए तो उस वक़्त क्या हमें मज़ीद स्प्रे करने चाहिए या उस वक्त कुछ हमें रोकना चाहिए, फर्टिलाइज़र के हवाले से, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हवाले से या पेस्टिसाइड के हवाले से? देखें आरिफ जंदान साहब, फ्लावरिंग पे कोई भी चीज़ आप अप्लाई ना करें, क्योंकि वहाँ पे पॉलिनेशन का अमल चल रहा होता है। पॉलन ग्रेन्स जो है ना, वो जैसे पाउडर आप इसको लगाएंगे हाथ तो वो पाउडर नीचे गिरेगा। तो वो अगर कोई भी स्प्रे वहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है उसी टाइम पे, अगर स्प्रे करेंगे तो वो हो सकता है पॉलिनेशन का अमल उसमें मुतासर हो, तो कोई भी स्प्रे रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा जमील साहब, ये बताइए कि जब फ्लावरिंग स्टेज के बाद ये कितने दिन में क्रॉप पक जाती है? जब फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाए, यानी कि 7 दिन का अमल पूरा हो जाए, तो उसके 1 महीने बाद आप क्रॉप उठा सकते हैं। इजीली फार्मूला है आपका, 1 महीने का प्रोसेस टाइम लगता है मैच्योरिटी तक। अच्छा सही, हमें ये थोड़ा गाइड करें, एक हेल्दी क्रॉप के लिए एक पेनिकाल कितना होना चाहिए और उसमें एक सट्टा या पेनिकाल जिससे हम बोलें तो उसमें कितने दाने होने चाहिए और दानों का वज़न एवरेज क्या होना चाहिए? अच्छी, ये बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये देखना चाहिए। बेसिकली हमारे पास डिफरेंट हाइब्रिड्स हैं, उनकी डिफरेंट जो है ना वो पेनिकल लेंथ है और डिफरेंट ग्रेन डेंसिटी है और सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। हमें देखना होगा कि जो ऑन एवरेज है वो 24 से सेटिस्फैक्ट्री कह सकते हैं। मेरा मानना ये है कि 28 ग्राम से लेकर 32 ग्राम तक अगर ग्रेन वेट 1000 ग्रेन वेट का आ जाए, 1000 दाने का वज़न 28 से लेकर 32 तक आ जाए या 30 तक भी आ जाए तो एक्सीलेंट क्रॉप है, उसका ग्रेन वेट है। अगर दानों की बात करें तो दाना जो है ना वो हेल्दी होना चाहिए तो अच्छा है। बाकी छोटे छोटे दाने, उनका जो औसतन वज़न है वो 22 ग्राम होता है, कभी कभार 20 होता है, कभी कभार 24 होता है। तो उसमें दाने ज़रूर हो सकता है कुछ ज़्यादा लगें, लेकिन दाना उसका इतना वज़न वाला दाना नहीं बनेगा। अच्छा जमील साहब, हमें ये थोड़ा गाइड करें कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि हमारी क्रॉप अब तैयार है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, और उसका आइडियल जो है ना टाइम क्या होता है, क्रॉप किस तरह होनी चाहिए, तो हम फार्मर्स को गाइड करें कि अभी आप क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा सवाल आपका ये है कि इसको कैसे देखें कि ये फसल मैच्योर हो चुकी है। जैसे ही एक पेनिकल है, एक सिटा है, वो ऊपर से लेके नीचे तक इसकी फर्टिलाइजेशन चलती है, वैसे ही ऊपर से लेके नीचे तक इसकी जो है ना वो मैच्योरिटी भी चलती है। दाना बिल्कुल ब्राउन कलर का होना चाहिए, उसमें से मुकम्मल ब्राउन हो चुका हो तो अच्छा है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि नीचे से 1, 2, 3 दाने अगर ग्रीन भी हो और अपना भले वो बिल्कुल ही पक जाएं, यानी कि बिल्कुल थोड़े से सख्त हो जाएं, तो आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। भले आप पौधे पे ना जाएं, फार्मर्स ऐसे करते हैं कि वो पौधा भी सूख जाता है, सारी चीज़ें सूख जाती है, फिर उसको जो है ना वो हार्वेस्टिंग करता है। अभी काफ़ी हाइब्रिड्स ऐसे आ गए कि वो देखने में ग्रीन होते हैं, हालांकि वो पक चुके होते हैं, तो वो उसमें जो मॉइस्चर है वो कम हो जाता है। मॉइस्चर कम होने की वजह से वो फिर फ़ायदा जो है ना वो मिल मालकान को ज़रूर होता है, लेकिन वो फार्मर को इतना फ़ायदा नहीं होता। 20% मॉइस्चर जो है ना वो वहाँ से काट नहीं होती, उससे नीचे जो है ना वो मिल मालकान को फ़ायदा होता है, क्योंकि यील्ड वो कम आती है। अगर ऊपर होगा तो थोड़ी सी काट होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 20 से 21 तक मैक्सिमम मॉइस्चर। आइडियल, या हम बात करें आइडियल मॉइस्चर की, या जो मिलर की डिमांड होती है वो 20% होती है। हाँ, 20 ज़्यादा से ज़्यादा 21% कह सकते हैं आप, या 20 आइडियल है बिल्कुल। 20% तो वो मॉइस्चर हो, या इसको फिर आप ऐसा करें कि जब क्रॉप को हार्वेस्ट करके फिर भी रखते हैं ताकि इसमें से मॉइस्चर निकल जाए, फर्दर फार्मर रखते हैं, उसके बाद थ्रेशर वगैरह लगाते हैं ताकि उसका वो मुकम्मल थ्रेश हो जाए, तो वो सूख जाती है, वो काफ़ी मॉइस्चर उड़ जाता है, तो फिर वो बेहतर है कि उसको फिर मार्केट कर लें आप इसका। अच्छा जमील साहब, आखिर में आप अपने ग्रोअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे राइस के हवाले से? मेरा सब ग्रोअरों के लिए ये मशवरा है कि राइस को जो है ना वो आप दिनों का क्रॉप है। ये सबसे पूछते हैं कि ये 100 दिन की वैरायटी है, 90 दिन की वैरायटी है, 80 दिन की वैरायटी है, तो आप इसको दिनों के हिसाब से ही मैनेज करें तो अच्छा है। जैसे नर्सरी है 18 से 22 दिन या 25 दिन तक नर्सरी है, वो नर्सरी लगाएंगे। उसके बाद फर्टिलाइज़र आपने 45 दिन में पूरा करना है। देन आपने इसकी फ्लावरिंग स्टेजेस है वो आपने पूरी करनी है वहाँ पे अपना 65 दिन तक। उसके बाद देखनी है, तो ये दिन के हिसाब से अगर आप मैनेज करेंगे ना तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज होती जाएंगी। देखें, फसल पकने से फिर पीछे नहीं जाएगा, आगे ही जाएगा। जो मरहला हो चुका वो हो चुका, हम उसको कवर नहीं कर सकते। मुख्तलिफ फार्मर हैं जो गलती करते हैं, अपना जब ये पेनिकल मैच्योर हो जाता है
तो बूटिंग स्टेज पे भी फर्टिलाइज़र डाल रहे होते हैं, वो इंतहाई गलत है। जैसे मैंने आपको बताया कि 45 दिन तक कोई बूटिंग नहीं होती, छोटी सी बूटिंग होती है, फार्मर को शायद मुश्किल नज़र आए, तो उसी टाइम पे फर्टिलाइज़र कंप्लीट करना होता है। तो इसको आप दिन के हिसाब से मैनेज करें तो हम एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी जमील साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपके लिए शुक्रगुजार हैं, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। थैंक यू आरिफ चंदान साहब।